अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। और जो नए दोस्त मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हुए यानी जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें तो आपको ये पता चलता रहेगा कि मैंने किस वक्त क्या वीडियो यहाँ पर लोड किए। फिर आपके पास जब भी वक्त हो आप उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। और दोस्तों, आज दिल चाह रहा है कि आप लोगों से कुछ बातें भारत के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू और कश्मीर पर करूं। आप लोग जानते ही हैं कि 31 अक्टूबर 2019 रियासत जम्मू और कश्मीर का वो स्याह तरीन तारीख तरीन दिन था जिस दिन इस नीम खुद मुख्तार रियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी गई। यानी 5 अगस्त 2019 को रियासत की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का जो ऐलान किया गया था वो 31 अक्टूबर से कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। गो के आप लोग सब जानते हैं कि इस ताबूत की तैयारी तो बहुत अरसे से हो रही थी, लेकिन फिर भी एक कुदरती सी बात है कि जब ताबूत पर आखिरी कील ठोंकी जाए और ताबूत बंद किया जाए तो लवाकिन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। मुझे यकीन है कि लाखों कश्मीरियों की आंखों से खून के आंसू टपके होंगे, मगर उन्हें कोई नहीं देख सका। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मीडिया में ये खबर पहली शह सुर्खी भी नहीं बन सकी और एक नीम मुख्तार रियासत जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के ताबूत में बंद करके दफना दिया गया। एक गैर जानिबदार तारीखदान यानी मुअर्रिख और मुहक्किक और सहाफ़ी विक्टोरिया स्कोफील्ड ने अपनी किताब कश्मीर ऑन द क्रॉस फायर में लिखा है, और ये किताब उन्होंने बहुत ही तहकीक और जुस्तजू और मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ के बाद तरतीब दी है। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि अगर 1846 में बरतानवी राज एक मुस्लिम अक्सरियत वाली रियासत एक हिंदू राजा के हाथों फरोख्त ना करते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इसी किताब में उन्होंने एक मुस्लिम जरीदे आउटलुक का हवाला भी दिया है जिसमें 1925 में ये लिखा गया था कि अगर रियासत जम्मू और कश्मीर भी भारत के दूसरे इलाकों की तरह बरतानिया की कॉलोनी होती तो इसका फैसला भी तकसीम के फॉर्मूले के मुताबिक होता और आज नताइज मुख्तलिफ होते। लेकिन अफसोस कि नौ आबादियाती सियासत और बरतानवी राज की दौलत और पैसे की हवस ने एक कौम के मुस्तकबिल का सौदा कर दिया। और दूसरा जुर्म ये कि 1947 में यहाँ से जाते हुए इस इंतहाई हिस्सास रियासत और इंतहाई हिस्सास मामले को उन दो नौ तश्कील शुदा मुल्कों के रहमो करम पर छोड़ दिया जो मुल्क की तकसीम और ज़मीन की तकसीम की वजह से आपस में रंजिशों और मुखासिमतों में लिपटे हुए थे, घिरे हुए थे। जाहिर है कि उसका नतीजा आप लोगों के सामने है कि ये रियासत गुज़श्ता 72 बरस से आहिस्ता आहिस्ता मर रही है। कश्मीर के साबिका महाराजा हरी सिंह के इंडिया के साथ मुआहदे की रूह से कश्मीर की सियासी हैसियत में कोई भी तब्दीली कश्मीर की आइन साज असम्बली की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं थी। इस मुआहदे के मुताबिक एक कश्मीरी रहनुमा शेख अब्दुल्ला रियासत जम्मू और कश्मीर के पहले वजीर आज़म बने, लेकिन इंडिया के वजीर आज़म नेहरू से उनकी ये मोहब्बत कुछ ज़्यादा बरसों कायम नहीं रह सकी और 1953 में उन्हें बरतरफ कर दिया गया। उसके बाद 1974 में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने मुआहिदा इल्हाक की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए वज़ीर आज़म का ओहदा ही ख़त्म कर दिया और शेख अब्दुल्ला के साहबजादे फारूक अब्दुल्ला को रियासत का वज़ीर आला बना दिया। और कश्मीर की आइन साज असम्बली महज कानून साज असम्बली बनकर रह गई और कश्मीर की मुस्तकबिल का फैसला इस तस्वाब राय पर छोड़ दिया गया। और आप लोग जानते ही हैं कि गुज़श्ता 72 बरस से इस तस्वाब राय के लिए हालात और माहौल साजगार नहीं हो सका। बहुत से कश्मीरी इन हालात का जिम्मेदार इंडिया और पाकिस्तान
दोनों को ही ठहराते हैं। एक इंडियन सियासतदान मुलायम सिंह यादव ने बहुत ही एक हकीकत पसंदाना तबसरा किया है कश्मीर की सूरत हाल पर। उनका कहना था कि रियासत जम्मू और कश्मीर की मिसाल बिल्कुल उस बैल जैसी है जिसका एक सींग इंडिया ने और एक सींग पाकिस्तान ने बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा है, और दोनों इसको अपनी अपनी जानिब खींच रहे हैं और बैल मर रहा है। रियासत जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की जो पामाली हो रही है उसके बारे में खबरें आप मीडिया से बहुत सुनते रहते होंगे। भारत हमेशा इसका जिम्मेदार पाकिस्तान से होने वाली मुबैना दहशतगर्दी को ठहराता आया है। ये तासुर है, हकीकत है या कोई अफसाना, इसको दुरुस्त या गलत साबित करना इस वक्त मेरा मकसद नहीं है। सोचने की बात यह है कि इस वक्त कश्मीरियों की तीसरी नस्ल, जवान नस्ल अपनी जानों की कुर्बानियां दे रही है, और बेशक कोई तहरीक किसी की एमा पर, किसी की शय पर शुरू हुई हो, लेकिन ये तूल उसी वक्त पकड़ती है जब उसका खमीर उसी मिट्टी में, उसी जमीन में मौजूद हो। रियासत की एक साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जो आजकल हिरासत में हैं, उनकी साहबजादी दुआ मुफ्ती ने जो कश्मीरियों की तीसरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रही हैं, उन्होंने एक बड़े भारतीय चैनल के प्रोग्राम इंडिया टुडे में सामईन के सामने बैठकर बहुत वाज़ेह तौर पर यह कहा कि भारतीय सरकार, मोदी सरकार अपने अज़ाइम की तकमील के लिए पाकिस्तान को एक कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल करती है। Try something new that starts with betrayal of their trust. Do you know the manner in which this was done? People were told that, we're expecting an attack from Pakistan, and that's why the yatris were driven out. We had such an amazing tourist season happening. According to the government's own admission, I have to say terrorism happens according to their convenience. So last year, after governor's rule was imposed for a year, they said, everything is fine in the valley. There's no stone pelting, there's no terrorism, there's no infiltration. Now all of a sudden there's terrorism, there's infiltration, there's stone pelting. I mean, you guys paint Kashmiris as devils, you paint them as subhuman people. तारीख के इस तमाम नारवा सलूक के बावजूद कश्मीरी अपनी शिनाख्त बरकरार रखने के लिए मकदूर भर जिद्दोजहद करते रहे हैं। एक भारतीय तारीखदान राधा कुमार ये कहती हैं कि जब जब कश्मीर की हैसियत तब्दील करनी या वहाँ के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की गई, तब तब कश्मीरियों ने मज़ाहमत की। तो सवाल ये है कि क्या इंडियन सरकार के मौजूदा फैसले को कश्मीरी खामोशी से तस्लीम कर लेंगे? तो ऐसा इम्कान नजर नहीं आ रहा। ऐसे भी जबकि रियासत के बाशिंदे 9 लाख इंडियन फौजियों की संगीनों के साए में और किसी भी वक्त गिरफ्तारी के खौफ हरास में जिंदा हैं, मैं कुछ कश्मीरियों के तासुरात एक इंडियन टेलीविजन पर देखकर हैरान रह गई और कश्मीरियों की जुर्रत और हिम्मत की दाद दिए बगैर ना रह सकी। नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं अपने बारे में कहूँगा, मैं तो खुश नहीं हूँ। वैसे भी यहाँ के आम लोग भी खुश नहीं हैं। थोड़ा कैमरा घुमाएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मातम मना रहे हैं। ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार के हालिया इक़दाम से वो कश्मीरी सियासी पार्टियां जो इंडिया के लिए नर्म गोशा रखती थीं, अब इंडिया से दूर हुई हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों की वकालत करने को बहुत कदर की निगाह से देखती हैं। इसका इजहार दुआ मुफ्ती ने BBC उर्दू से अपनी गुफ्तगू में किया। UN में हमारे लिए किसने बात की? इमरान खान साहब ने बात की। तो कश्मीरियों को ये अच्छा लगा कि उनने कश्मीरियों के लिए बात की है, लेकिन जो अभी यूथ है वो बहुत ज़्यादा अभी एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो जाए। वहाँ देखिए अभी कितना ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट। आज वो बुजुर्ग हो, वो जवान हो, हर एक बंदे के दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि क्या हमने ठीक किया इंडिया के साथ एक्सीड करके वो। लेकिन आलमी बरादरी की बेहिसी और खामोशी पर मुझे यकीन है कि बहुत से कश्मीरी ये सोच रहे होंगे कि किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। इस वक्त कश्मीरियों की चारों जानिब धुंध है और ये बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है कि क्या कश्मीर एक और गज़ा बन जाएगा? क्या वाकई ऐसा होगा?
आइंदा आने वाले चंद बरस इसका फैसला कर देंगे। और हाँ, इसका बहुत हद तक इन्हिसार इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी होगा। आप लोग जानते हैं कि 14 नवंबर से उन तमाम दरखास्तों की समाअत शुरू हो रही है जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने के खिलाफ दायर की गई हैं। इसकी जब पहली पेशी हुई थी तो दरखास्त गुजारों ने मुअज़्ज़ज़ जज से ये दरख्वास्त की कि भारतीय सरकार ने जो फैसला किया है वो 31 नवंबर को बाकायदा कानून बनकर लागू हो जाएगा, लिहाजा इस केस की हंगामी बुनियादों पर समाअत की जाए। तो मुअज़्ज़ज़ जज ने ये जवाब दिया कि वक्त का धारा मोड़ दिया जाएगा। गोया कश्मीरियों के लिए उम्मीद का एक दिया अब भी टिमटिमा रहा है। टिमटिमाने का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इसकी लॉ का फैसला अदालत का फैसला करेगा। ये लॉ ख़त्म भी हो सकती है, बुझ भी सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है, बढ़ भी सकती है और जिससे रोशनी फैल सकती है। अदालत का फैसला कश्मीरियों के हक में भी आ सकता है और आर्टिकल 370 की वापसी कश्मीरियों के लिए यकीनन एक अच्छी खबर होगी। और अदालत का फैसला कश्मीरियों के खिलाफ भी हो सकता है। तो अगर दिए की लॉ बुझ गई तो अंधेरे और बढ़ेंगे और अगर जल उठी तो सवेरा होगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा।